जेकब ने हैरानी में अपनी आंखें खोली। उसने चारों तरफ देखा और खुद को काले लिक्विड में पाया। धुंधला सा पिग फेस बाहर दिखाई दे रहा था, अपनी चौड़ी पीठ के साथ। क्या यह सपना था? जेकब ने सोचा, लेकिन उसने जल्द ही अपना सिर झटक दिया। यह एहसास इतना साफ और असली था कि यह कोई साधारण सपना हो ही नहीं सकता था। उसने ग्लास सेल के ऊपरी कोने में लगे बटन पैनल को देखा और बटन दबाया। काला लिक्विड नीचे जाने लगा। लगता है यह सेल दूसरे वाले से ज्यादा एडवांस्ड है, या शायद वो दूसरा वाला कैदियों के लिए था। जैकब ने सोचा, जैसे जैसे उसे साफ दिखाई देने लगा। उसने अपने शरीर को देखा और कड़वाहट से मुस्कुराया। हड्डियों वाले शरीर में कोई बदलाव नहीं था, सिवाय इसके कि उसकी छाती का वो छेद पूरी तरह गायब हो चुका था और उसे अपने दिल में कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। मुझे लगता है ये उस काले लिक्विड का कमाल है। जेकब ने संतुष्टि में सिर हिलाया। तभी उसकी नज़र पेंडेंट पर पड़ी और वो सन्न रह गया। सांप के घेरे के बिल्कुल बीच में एक सफेद इन्फिनिटी सिंबल चमक रहा था। इन्फिनिटी पेंडेंट। जेकब ने उस सफेद सिंबल को छूकर देखा। वो जेड पत्थर जैसा चिकना था और घूम सकता था। उसके नए रूप के अलावा उसमें कुछ खास नहीं दिख रहा था। अगर जेकब किसी से कहे कि ये खजाना है तो कोई यकीन नहीं करेगा। इस वक्त ग्लास सेल खुल गया और जेकब अपने हड्डियों वाले चेहरे पर एक्साइटमेंट लिए बाहर आया। तुम वापस जा सकते हो और अब नीला लिक्विड इस्तेमाल कर सकते हो। उसने पहले पिग हेड को जाने का हुक्म दिया और फिर मेज के पास गया। जेकब ने डेकर के जर्नल को देखा। उसने अपना हाथ उस पर रखा और बस सोचा कि किताब पेंडेंट के अंदर चली जाए, और बूम, किताब तुरंत गायब हो गई। जेकब खुशी से जोर से हंसने ही वाला था। यह सचमुच एक स्टोरेज ट्रेजर था जिसके बारे में उसने फैंटेसी कहानियों में पढ़ा था। इससे यह भी पक्का हो गया कि वो कोई सपना नहीं देख रहा था। उसने खुद को शांत किया और फिर से किताब को बाहर निकालने का सोचा, और वो तुरंत जेकब के हाथ में प्रकट हो गई। कुछ बार कोशिश करने और हाथ आजमाने के बाद जेकब ने इन्फिनिटी पेंडेंट के साथ खेलना बंद कर दिया। ये स्टोरेज स्पेस बहुत कम है, सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर, पर अभी मुझे इसी से काम चलाना होगा। जेकब ने डेकर का जर्नल वापस पेंडेंट में रखा और उस खुफिया खाने की तरफ बढ़ा। उसने वो सलेटी कपड़ा हटाया जिसमें कर्स्ड इमॉर्टैलिटी का अवतार लिपटा था, और हथेली के आकार की जानवर की खाल देखी। वो कर्स्ड इमॉर्टैलिटी की आखिरी सलाह नहीं भूला था। और तो और उसने कुछ लाल अक्षर देखे जो डेकर के जर्नल के मुताबिक कर्स्ड इमॉर्टैलिटी ही लिखे थे। उस किताब ने कहा था कि उसका नाम किसी को नहीं पता, तो फिर इस खाल पर उसका नाम क्यों खुदा है, और ये मेरे किस काम आएगी? जेकब इन सवालों के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। किताब के मुताबिक इसे आखिरी वारिस ने दबाया था जो एक छिपकली थी। इसका मतलब है कि ये किताब किसी भी प्रजाति को मिल सकती है, सिर्फ इंसानों को नहीं। और मैं इस वक्त राक्षसों से भरी दुनिया में हूँ। लेकिन क्या ये उतना ही आसान है जितना इसने मुझे बताया? मैं उस किताब की बातों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकता। वो मेरा दिमाग पढ़ सकती है पर मैं उसका नहीं। पर चूंकि उसने पेंडेंट के बारे में सच बोला, तो मुझे भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। चलो इसे बुलाकर देखते हैं। जेकब ने उस जानवर की खाल और ब्लड लाइन स्कैनिंग स्केल को पेंडेंट में सुरक्षित रख लिया, क्योंकि वो अपनी लाइफ स्पैन नापने के लिए ज़रूरी था। जेकब कमरे की इकलौती कुर्सी पर बैठ गया, गहरी सांस ली और मन में सोचा, कर्स्ड इमॉर्टैलिटी। अचानक जेकब के सामने हवा में तैरती हुई एक सफ़ेद किताब प्रकट हो गई। वो काले रंग की आभा में हल्का चमक रही थी। इसका कवर 9 गुना 12 इंच का और 1 इंच मोटा था। इसकी रीढ़ या पन्नों का कोई अता पता भी था। ये बस एक स्लेट की तरह लग रही थी। कवर के बीचों बीच खूबसूरत क्रिम्सन अक्षर थे, जिन्हें जेकब पहली बार देखने के बावजूद साफ समझ सकता था। उन अक्षरों का मतलब था कर्स्ड इमॉर्टैलिटी। कवर पर और कुछ नहीं था। जेकब अपनी छाती के सामने तैरती इस स्लेट को देखकर हैरान था। उसने उसे छूकर देखा। वो जेड जैसी चिकनी और ठंडी थी। जेकब ने स्लेट को पलटने की कोशिश की ताकि दूसरा हिस्सा देख सके, लेकिन वो किसी किताब के कवर की तरह मुड़ गई और हवा में एक सफ़ेद पन्ना प्रकट हो गया। उस पर भी क्रिम्सन अक्षर लिखे थे, और कवर, वो हवा में गायब होकर दूसरी तरफ चला गया। तो इसका मतलब था उसका असली रूप। क्या इसका मतलब है कि यह किताब इतनी मोटी है कि इस कमरे में फिट नहीं आ सकती? जेकब हैरानी में सोच रहा था। सचमुच जादुई है। अगर मैं इसे अपनी आंखों से नहीं देखता और हाथों से महसूस नहीं करता तो यकीन नहीं करता। लेकिन अब मुझे चिंता हो रही है कि ये किताब कितनी लंबी है। कहीं से पूरा करने और अमरता पाने से पहले मैं मर तो नहीं जाऊंगा। जेकब सिर्फ फायदों से नहीं बहका। उसकी नजरें अभी भी फैक्ट्स पर थी। उसने आह भरी और पहला पन्ना पढ़ा, जो कवर के आकार का ही था। कर्स्ड इमॉर्टैलिटी, कर्स्ड इमॉर्टल फिजिक, 9 चरण। वर्तमान चरण, पहला चरण। पहला चरण बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज, 3 स्टेज। पहला स्टेज कर्स्ड हार्ट इमर्जेंस। दूसरा स्टेज पहले स्टेज को पूरा करना, और तीसरा स्टेज दूसरे स्टेज को पूरा करना। वारिस
जेकब स्टीव, वर्तमान स्टेज, पहले स्टेज का 10%। पहले पन्ने को देखकर जेकब की आंखें सिकुड़ गईं। इसमें जानकारी कम और रहस्य ज्यादा था। हर जगह ये शापित क्यों लिखा है? जेकब ने आखिरकार शापित शब्द पर गौर किया। भले ही किताब का नाम कर्स्ड इमॉर्टैलिटी था, पर पहले एक्साइटमेंट में उसने इस पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब उसे लग रहा था कि ये किताब यकीनन सीधी साधी नहीं है और ये अपने बारे में सब कुछ साफ साफ नहीं बता रही है। अंत में जैकब ने बस एक गहरी आह भरी। पहली बात तो ये कि इस अनजान रास्ते पर चलने का फैसला उसी का था, और दूसरी बात, वो उस कर्स्ड इमॉर्टैलिटी से सवाल नहीं पूछ सकता था, क्योंकि वो पहला चरण पूरा होने तक उससे बात नहीं करेगी। और आखिरी बात, अगर उसे चुनने का एक और मौका मिलता तो भी वो बिना किसी पछतावे के इसी रास्ते को चुनता। जैकब ने पहला पन्ना पलटा। वो हवा में गायब होके दूसरी तरफ चला गया और एक नया पन्ना खुल गया जिस पर नई जानकारी थी। ये जानकारी कर्स्ड हार्ट इमर्जेंस के बारे में थी। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का पहला फेज, कर्स्ड हार्ट इमर्जेंस, पहला स्टेज। ये स्टेज 3 लेवल्स में बटा है। पहला लेवल, मॉडिफाइड दिल के अंदर इमॉर्टल मार्क का बनना, ये पूरा हो चुका है। दूसरा लेवल, इमॉर्टल मार्क को कर्स्ड मार्क में बदलना, ये 0.1% पूरा हुआ है। विवरण कृपया अलग अलग टियर 1 या उससे ऊंची प्रजातियों का हार्ट एसेंस सीधे अपने दिल में तब तक डालें जब तक कि कर्स्ड मार्क पूरी तरह से बन ना जाए। नोट, किसी एक प्रजाति का हार्ट एसेंस केवल एक बार ही डाला जा सकता है, दोबारा नहीं। और तीसरा लेवल, दूसरे लेवल को पूरा करना। इस स्टेज को पूरा करने का इनाम 100 साल की युवा आयु, 100 years यूथफुल लाइफ स्पैन। जब जैकब ने कर्स्ड हार्ट इमर्जेंस के दूसरे लेवल का विवरण और उसका इनाम देखा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। युवा आयु, क्या इसका मतलब है कि मैं कभी बूढ़ा नहीं हूंगा? सिर्फ इस पहले स्टेज के असर ने ही जैकब को हिला कर रख दिया। अब वो इस रास्ते पर चलने के लिए और भी पक्का हो गया था, भले ही उसे नर्क से होकर क्यों ना गुजरना पड़े। जैकब ने पहला पन्ना पलटा। वो सभा में गायब होकर दूसरी तरफ चला गया और एक नया पन्ना खुल गया जिस पर नई जानकारी थी। ये जानकारी कर्स्ड हार्ट इमर्जेंस के बारे में थी। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का पहला फेज, कर्स्ड हार्ट इमर्जेंस, पहला स्टेज। ये स्टेज 3 लेवल्स में बटा है। पहला लेवल, मॉडिफाइड दिल के अंदर इमॉर्टल मार्क का बनना, ये पूरा हो चुका है। दूसरा लेवल, इमॉर्टल मार्क को कर्स्ड मार्क में बदलना, ये 0.1% पूरा हुआ है। विवरण कृपया अलग अलग टियर 1 या उससे ऊंची प्रजातियों का हार्ट एसेंस सीधे अपने दिल में तब तक डालें जब तक कि कर्स्ड मार्क पूरी तरह से बन न जाए। नोट, किसी एक प्रजाति का हार्ट एसेंस केवल एक बार ही डाला जा सकता है, दोबारा नहीं। और तीसरा लेवल, दूसरे लेवल को पूरा करना। इस स्टेज को पूरा करने का इनाम 100 साल की युवा आयु, 100 years यूथफुल लाइफ स्पैन। जब जैकब ने कर्स्ड हार्ट इमर्जेंस के दूसरे लेवल का विवरण और उसका इनाम देखा तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। युवा आयु, क्या इसका मतलब है कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा? सिर्फ इस पहले स्टेज के असर ने ही जैकब को हिला कर रख दिया। अब वो इस रास्ते पर चलने के लिए और भी पक्का हो गया था, भले ही उसे नर्क से ही क्यों ना गुजरना पड़े। जैकब ने अगला पन्ना पलटने की कोशिश की, लेकिन उसने कितनी भी ताकत लगाई, पन्ना अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसने पीछे जाने का सोचा, पिछला पन्ना आ गया। इससे यह साफ हो गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, पिछला काम पूरा किए बिना वो आगे का ज्ञान नहीं देख पाएगा। तो जैकब ने हार मान ली और कहा, तो अब मुझे दूसरी प्रजातियों का हार्ट एसेंस ढूंढना है और उसे सीधे अपने दिल में इंजेक्ट करना है। कुछ भी सर्कुलेट करने या कोई मंत्र वंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये काफी सुविधाजनक और सरल है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि वो एसेंस पाने के लिए मुझे उन्हें मारना होगा। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि ये हार्ट एसेंस है, और ये कैसे पता चलेगा कि वो प्रजाति टियर 1 है या नहीं? जैकब बहुत उलझन यानी परप्लेक्स्ड में था कि ये किताब में उसे अधूरी जानकारी दी है। लेकिन तभी दूसरे पन्ने के शब्द अचानक बदल गए और जो उसने पढ़ा उससे वो हैरान रह गया। इस दुनिया में टियर 1 प्रजातियों को अनकॉमन स्पीशीज के नाम से जाना जाता है। जहां तक हार्ट एसेंस की बात है तो तुम्हारी भाषा में समझाता हूं, दिल को उसी प्रजाति के खून में 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एक भट्टी में उबालने के बाद जो भाप निकलेगी उसे इकट्ठा करो, वही हार्ट एसेंस है। और तुम्हें अपने दिल में इंजेक्ट करने के लिए सिर्फ 100 मिलीलीटर चाहिए। ये पढ़कर जैकब के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब था कि उसे हर हाल में हत्या करनी ही होगी, और वो भी बेरहमी से। उसने माथे पर शिकन लाते हुए पूछा, तो तुम मेरे सवालों के जवाब दे सकते हो? शब्द फिर बदल गए, सिर्फ शास्त्र से जुड़े सवाल। तो मुझे बताओ, एक प्रजाति का एक दिल का मतलब पूरी नस्ल है या सिर्फ उसकी उप प्रजाति? अगर मैंने उस इम्प गॉब्लिन को मारा तो इसका मतलब यह है कि पूरी गॉब्लिन रेस मेरे लिए बेकार हो जाएगी, या सिर्फ इम्प गॉब्लिन रेस? जैकब की आंखों में ठंडक आ गई। शब्द फिर बदले, सिर्फ उप प्रजाति, पूरी नस्ल नहीं।
सीधे शब्दों में, अगर तुम इंक गॉब्लिन का हार्ट ब्लड लेते हो तो तुम किसी दूसरे इंक गॉब्लिन से कुछ नहीं पा सकोगे। लेकिन अगर तुम किसी वाइल्ड गॉब्लिन का दिल लेते हो तो वो काम करेगा, लेकिन सिर्फ एक बार। इसका मतलब ये भी है कि तुम्हें कर्स्ड हार्ट इमर्जेंस के दूसरे लेवल को पूरा करने के लिए हर एक जनजाति के एक सदस्य को मारना होगा। हा 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 हा। उस हा 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 को देखकर जैकब चिढ़ गया। वो उस डरावनी हंसी की कल्पना कर सकता था। उसने होंठ सिकोड़े और फिर पूछा, तो फिर युवा आयु का क्या मतलब है? शब्द फिर बदले। कोई बुढ़ापा और 100 साल की गारंटी, बशर्ते कोई तुम्हें मार ना दे। हा हा हा। दफा हो, फक ऑफ, जैकब ने चिढ़कर जवाब दिया। जब भी ये किताब बोलती थी उसे गुस्सा आ जाता था। इन प्रजातियों का वर्गीकरण और साफ करो। मेरे लिए जरूरत कम से कम एक टियर 1 प्रजाति के हार्ट एसेंस की है, लेकिन इसमें हायर भी लिखा है। इम्प गॉब्लिन एक रेयर प्रजाति है, तो अगर मैं जरूरत से ऊंची प्रजाति का खून इस्तेमाल करूं तो मुझे कोई फायदा मिलेगा या नहीं? जैकब ने एक और मुख्य सवाल पूछा। शब्द फिर बदल गए। तो तुम इतने भी बेवकूफ नहीं हो। उन बेवकूफों ने प्रजातियों को कॉमन, अनकॉमन, रेयर, रेरर, एपिक वगैरह में बांटा है। लेकिन सच यह है कि ये इतना आसान नहीं है। कुछ प्रजातियां अनकॉमन होकर भी रेयर प्रजातियों से ज्यादा ताकतवर हो सकती हैं, क्योंकि उनमें विकसित होने की क्षमता होती है। इसलिए रैंक कभी ऐसे नहीं आकी जाती। उन्हें टीयर्स में बांटा गया है। 1 से 3 टीयर अनकॉमन स्पीशीज, लो, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड। 4 से 6 टीयर रेयर स्पीशीज, लो, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड। 7 से 9 टीयर रेरर स्पीशीज। एपिक स्पीशीज का अपना अलग वर्गीकरण है जो तुम्हें अभी जानने की जरूरत नहीं है। वो इम्प गॉब्लिन टियर 5 प्रजाति का है, लेकिन उसकी ब्लड लाइन बहुत पतली है, इसीलिए वो टियर 3 के बराबर है। लेकिन अगर तुम सचमुच उसका हार्ट एसेंस लेते हो तो तुम्हारी प्रोग्रेस कुदरती तौर पर तेज हो जाएगी। जैकब की आंखें समझदारी से चमक उठी। कुल मिलाकर, अगर मैं किसी हायर प्रजाति का हार्ट एसेंस लेता हूं तो मेरी तरक्की बहुत तेज होगी। लेकिन मुझे उनका सही टियर कैसे पता चलेगा? मुझे नहीं पता, ये तुम्हारी समस्या है। लेकिन तुम दिन में एक बार मुझे बुलाने का अपना मौका बर्बाद करके मुझसे पूछ सकते हो। हा हा हा। जैकब ने भौहें सिकोड़ी। वो समझ गया कि यह किताब उसे सीमित मदद ही देगी। उसने आह भरी। एक विचार के साथ किताब फिर से गायब हो गई। अब उसके पास कोई सवाल नहीं था और ना ही वो उस बकवास हंसी को सुनने के मूड में था। उसने अपना सिर कुर्सी के पीछे टिका दिया, सड़ी हुई छत को घूरने लगा और लगातार आहें भरने लगा। उसने बुदबुदाया, हत्या से बना रास्ता अमरता की ओर जाता है। अगर मैं अपनी जवानी में होता तो शायद मुझे एक्साइटमेंट होती, लेकिन अब मुझे सिर्फ शांति महसूस हो रही है। आखिरकार मुझे वो रास्ता मिल गया जो अमरता की ओर जाता है, फिर चाहे वहां अंधेरा ही क्यों ना हो। लेकिन सच तो यह है कि मैं इस रास्ते से खुद को कभी अलग नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। जैकब ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पता नहीं कब वो कुर्सी पर ही सो गया। ये उसकी पहली नींद थी जो बिना किसी डर या अपनी जान की चिंता के आई थी। उसे आखिरकार वो मिल गया था जो वो चाहता था, लेकिन इसकी कीमत, एक बहुत बड़ी और क्रूर कीमत उसे चुकानी थी। एक लंबी नींद के बाद जैकब ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। क्या मैं सो गया था? जैकब ने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा। लकड़ी की कुर्सी पर बैठे बैठे सोने की वजह से जब उसने हिलने की कोशिश की तो उसे अपने पूरे शरीर में अकड़न और दर्द यानी कि सोरनेस महसूस हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी विंगबैक चेयर की याद आएगी, जैकब ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। अचानक उसे बेइंतहा भूख महसूस हुई। उसके चेहरे के भाव बदल गए, उसका शरीर हल्का हल्का कांपने लगा और उसकी सांसें भारी हो गईं। जैकब को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इतने लंबे समय तक उन लिक्विड्स पर जिंदा रहने की वजह से उसके शरीर को उनकी लत लग चुकी थी, और ये बहुत खतरनाक था। इसलिए अगर कोई उन लिक्विड्स का इस्तेमाल करता था तो वे हमेशा पहले खाना खाते थे ताकि उन्हें लत ना लगे। लेकिन डेकर को जैकब जैसे गुलाम की परवाह क्यों होती? डेकर ने कभी सोचा ही नहीं था कि जैकब उसके एक्सपेरिमेंट्स के बाद जिंदा बचेगा, और ना ही जैकब उसका कोई सगा था। इसलिए उसने जैकब को वैसे ही छोड़ दिया था, और अब जैकब एक खतरनाक स्थिति का सामना कर रहा था। अगर वो अचानक बहुत सारा खाना खा लेता तो उसकी हालत और बिगड़ सकती थी। वहीं दूसरी तरफ अगर वो वापस ग्लास सेल में जाकर लिक्विड का इस्तेमाल करता तो उसके शरीर की लत और भी गंभीर हो जाती। आखिरकार जैकब ने वापस जाकर उन लिक्विड्स में भीगने के बारे में सोचे बिना खाना ढूंढना शुरू कर दिया। शुरू से ही उसे हैरानी थी कि उसे भूख क्यों नहीं लग रही, और अब उसे उसका जवाब मिल गया, और ये जवाब बहुत दर्दनाक था। जैकब ने डेकर के नए और पुराने दोनों बैग्स में से सामान निकालना शुरू किया। उसने एक 6x6 का कंटेनर देखा जो बर्फ जैसा ठंडा था। उसने जल्दी से उसे नीचे रख दिया, क्योंकि वो जानता था कि ये डेकर ने तीसरे ट्रांसप्लांट के लिए खरीदा होगा, और ये खाने लायक तो बिल्कुल नहीं था। अगली चीज जो उसने निकाली वो थी कई कांच की बोतलें जिनमें अलग अलग रंग के पाउडर और कुछ अजीब सूखे पौधे थे।
जाहिर है ये वो सहायक सामग्री थी जिन्हें उस कंटेनर की चीज के साथ मिलाया जाना था। जेकब ने उन अजीब पौधों को खाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने उन्हें भी एक तरफ रख दिया। अंत में नया बैग पूरी तरह खाली हो गया। ऐसा लग रहा था कि डेकर ने इस बैग में सिर्फ एक्सपेरिमेंट का सामान रखा था। मुझे यकीन नहीं होता कि इस आदमी को खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जेकब की हालत और भी खराब होती जा रही थी। उसका शरीर अब जोर जोर से कांप रहा था। उसने जल्दी से वो पुराना बैग उठाया जो डेकर का अपना बैग था। उसने उसका कवर खोला और एक के बाद एक चीजें बाहर निकाली। वहां 2 पुरानी किताबें और 2 छोटे कांच के फ्लास्क थे, जिसने उसे ब्लडस्टॉर्मिंग बग के फ्लास्क की याद दिला दी। उसने डरते हुए उन्हें मेज पर रख दिया। इसके बाद उसने हाथ के आकार का एक मेटल बॉक्स निकाला। उसे खोलने पर उसने 4 नीली कैप्सूल और 3 हरी गोलियां देखीं। उसे साफ याद था कि डेकर ने दर्द के लिए उसे नीली गोली खिलाई थी, इसलिए उसने मान लिया कि नीली गोलियां पेन किलर्स हैं। हरी गोलियों के बारे में उसे पता नहीं था और ना ही उसके पास सोचने का वक्त था। उसने उन गोलियों को भी एक तरफ रख दिया। तभी जेकब की नज़र एक हाथ के आकार के पारदर्शी पैकेट पर पड़ी। उसने उसे जल्दी से बाहर निकाला और जब उसने अंदर सूखे मांस की छड़ें देखी तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसकी भूख अब बेकाबू हो रही थी, इसलिए उसने उसे जांचने के बारे में भी नहीं सोचा और जल्दी से पैकेट खोल दिया, जो पहले से ही खुला हुआ था। जैसे ही एक अजीब सी बदबू उसके नथुनों में गई, उसे लगा जैसे वो अपना पूरा पेट उल्टी करके बाहर निकाल देगा। भाड़ में जाए। जेकब ने एक सूखी जर्की स्टिक निकाली और उसे चबाने की कोशिश की, लेकिन वो सड़ी हुई लकड़ी के तने की तरह बेहद सख्त थी। उसे लगा जैसे वो वही कड़वे हर्बल शेक पी रहा है जो वो अपने उम्र बढ़ाने के लिए पीता था, लेकिन ये उससे भी हजारों गुना बुरा था। वो कमीना अपने ऊपर भी खर्च नहीं कर सकता था। जेकब ने उस सड़ी लकड़ी जैसे मांस को निगलते हुए डेकर को कोसा। हालांकि जेकब को नहीं पता था कि ये जर्की बहुत स्पेशल मांस से बनी थी और ये 2-3 दिनों तक भूख को मिटा सकती थी। डेकर जैसे लोग जो ज्यादातर समय पैदल चलते थे, उनके लिए ये खाने का सबसे अच्छा विकल्प था। डेकर जैसे जीवों को खाने के स्वाद से मतलब नहीं था, बस जिंदा रहने और अपनी रिसर्च जारी रखने से मतलब था। जेकब भी कभी ऐसा ही था, लेकिन बेटों को बिजनेस सौंपने के बाद, खासकर अपनी पत्नी की मौत के बाद, उसने अपना लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल लिया था। अपनी पूरी विल पावर लगाकर उसने 2 जर्की स्टिक्स निगली और रुक गया। वो जानता था कि अगर उसने और खाने की कोशिश की तो वो उल्टी कर देगा। वैसे भी उन जर्कीज को खाने के बाद उसकी भूख कम हो गई थी, तो अब खुद को और तड़पाने की जरूरत नहीं थी। हालांकि अगर जेकब को पता होता कि उन स्पेशल जर्कीज को खाकर उसने एक जानलेवा मुसीबत को चकमा दिया है, तो शायद वो डेकर का शुक्रिया अदा करता और साथ ही उसे ऐसी हालत में डालने के लिए उसका गला भी घोंट देता। उसने डेकर के बैग में पानी की एक बोतल देखी और उसे गटक लिया। उसका स्वाद बस पानी जैसा था, कुछ खास नहीं। आखिरकार जिंदा महसूस हो रहा है। जेकब ने राहत की सांस ली। लेकिन क्या ये सच में खत्म हो गया था? जिंदा महसूस करने के बाद उसने डेकर के बैग की बाकी चीजों को देखा। उसे जर्की का एक और सीलबंद पैकेट मिला और फिर उसने एक सफेद कार्ड बाहर निकाला। उसे पढ़ने पर पता चला कि ये डेकर के देश का एक पहचान पत्र है, यानी कि आइडेंटिटी कार्ड है। इसे देखकर उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। अगर इस दुनिया में पहचान पत्र है तो इसका मतलब है कि इनकी तकनीक भी मेरी दुनिया जैसी है। लेकिन इस आईडी कार्ड पर ना फोटो है और ना ही चिप। ये 18वीं व 17वीं सदी की किसी चीज जैसा लगता है। काश ऐसा ही हो, वरना अगर इस दुनिया की सभ्यता भी मेरी दुनिया जितनी ही एडवांस हुई तो मेरी जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। हालांकि जेकब अभी तक इस दुनिया की सभ्यता के संपर्क में नहीं आया था, लेकिन उन ग्लास सेल्स, रंगीन लिक्विड्स, लाइफ स्पैन नापने वाले डिवाइस और डेकर के जर्नल को देखकर वो अंदाजा लगा सकता था कि चिकित्सा के क्षेत्र में ये दुनिया बहुत आगे है। हथियारों के बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन पैरासाइट जेम ही इस दुनिया की ताकत का सबूत देने के लिए काफी था। जहां तक संचार और सुरक्षा की बात थी, वो अभी पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता था। जैकोब ने डेकर के आईडी कार्ड को सावधानी से एक तरफ रख दिया। वो जानता था कि ये काम आ सकता है, लेकिन ये मुसीबत भी बन सकता है, क्योंकि डेकर ने एक रेयरर रेस से खजाना चुराया था। इसलिए उसने तय किया कि जब तक बहुत जरूरी ना हो वो इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। आखिरी चीज जो जैकोब को मिली वो एक छोटा काला पाउच था। उसे उठाते ही उसे वो काफी भारी लगा और अंदर से कांच या धातु के टकराने की खनखनाहट सुनाई दी। सिक्के? जैकोब ने थोड़ी उम्मीद के साथ वो पाउच खोला। इस दुनिया की करेंसी देखने का यह उसका पहला मौका था। उसने पाउच को मेज पर उल्टा किया और छोटे छोटे सिक्के खनक के साथ बाहर गिरे। ये सिक्के 3 इंच के और गोल थे। इन पर कोई नक्काशी या मोहर नहीं थी, ये एकदम साफ थे। वहां 20 सुनहरे यानी गोल्डन, 58 चांदी के यानी सिल्वर और 21 कांसे के रंग वाले सिक्के थे। जैकोब को इस दुनिया के पैसों का हिसाब तो नहीं पता था, लेकिन 3 रंगों को देखकर वो अंदाजा लगा सकता था। पता नहीं ये बंदा अमीर था या गरीब, पर चूंकि ये एक अल्केमिस्ट था तो कम से कम गरीब तो नहीं होगा। जैकोब ने सोचते हुए सिक्कों को वापस पाउच में डाला और उन्हें अपने इन्फिनिटी पेंडेंट में स्टोर कर लिया।
मेज पर अब सिर्फ वो 2 किताबें और एक्स्ट्रा बैग का सामान बचा था। जैकब को उन 2 किताबों में दिलचस्पी इसलिए थी क्योंकि वो काफी घिसी पिटी थी। साफ था कि डेकर उन्हें अक्सर पढ़ता था और यही बात जैकब के पढ़ने के लिए काफी थी। जैकब ने उनके टाइटल पढ़े। एक थी रेयर और रेयरर पौधों की एडवांस्ड हर्बोलॉजी और प्लांट लोर। दूसरी थी रेयर और रेयरर बीस्ट इंसाइक्लोपीडिया। जैकब की आंखें चमक उठी। ये साफ था कि ये किताबें किस बारे में है और कर्स्ड हार्ट इमरजेंस के पहले स्टेज को पूरा करने के लिए उसे ऐसी ही जानकारी चाहिए थी। लेकिन जैसे ही जैकब ने उन किताबों को पढ़ने का सोचा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो भयानक भूख यानी एक्सट्रीम हंगर वापस आ गई थी। आखिर हो क्या रहा है? अभी तो 2 मिनट भी नहीं हुए और मुझे फिर से भूख लग गई। क्या वो 2 सड़ी हुई जर्की काफी नहीं थी? पर मुझे तो पेट भरा हुआ महसूस हो रहा था। जैकब बुरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था क्योंकि ये भूख ऐसी थी जैसे अगर उसने कुछ नहीं खाया तो वो मर जाएगा। उसने फिर से पेंडेंट से जर्की का पैकेट निकाला और उल्टी आने जैसा मन होने के बावजूद 3 जर्की स्टिक्स और खा ली। उसे फिर से पेट भरा हुआ महसूस हुआ, लेकिन इस बार वो सतर्क रहा। वो देखना चाहता था कि क्या भूख फिर वापस आती है या ये सिर्फ उसका वहम था। इस बार 5 मिनट बीते और जब जैकब को लगा कि वो बस ज्यादा सोच रहा है, भूख पहले से भी ज्यादा तेज होकर लौटी। जरूर कुछ गड़बड़ है। कोई बेवकूफ भी समझ जाता कि ये नॉर्मल नहीं है। कर्स्ड इमॉर्टैलिटी। जैकब ने अपनी स्थिति जानने के लिए किताब को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो प्रकट नहीं हुई। शिट, मैं उसे 24 घंटे में सिर्फ एक बार बुला सकता हूँ और मुझे नहीं पता मैं कितनी देर सोया, पर 24 घंटे तो नहीं हुए होंगे। मुझे इंतजार करना होगा। जैकब ने मन ही मन कोसा और फिर से जर्की निकलने लगा। इस बार भूख मिटाने के लिए उसे 5 जर्की स्टिक्स खानी पड़ी। हर बार भूख लगने पर मुझे ज्यादा खाने की जरूरत पड़ रही है। क्या ये उस लिक्विड में रहने का कोई साइड इफेक्ट है या फिर ये मेरे बेहद ताकतवर दिल से जुड़ा है? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हर कोई जानता है कि अगर आप एक कार के अंदर ट्रेन का इंजन लगा देंगे तो वो फट जाएगी, और उस कमबख्त किताब के मुताबिक मेरा दिल म्यूटेटेड है। मेरा शरीर बहुत कमजोर है और अगर मेरा दिल सचमुच किसी ट्रेन के इंजन जैसा है तो मेरी वॉट लग गई है। जैकब एक चौंकाने वाले नतीजे पर पहुंचा जिसे वो मानना नहीं चाहता था। अगर उसे पता होता कि वो जर्की जो वो स्नैक्स की तरह खा रहा है वो डेकर को पूरे महीना जिंदा रखने के लिए काफ़ी थी, तो उसे अपनी थ्योरी पर और पक्का यकीन हो जाता। हालांकि उसका पहला अंदाज़ा यानी लिक्विड का साइड इफेक्ट वो भी सच्चाई के काफ़ी करीब था। जैकब अब पढ़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो समझ गया था कि अगर उसका अंदाज़ा सही है तो वो कितने बड़े खतरे में है, लेकिन वो अपना बचा खुचा राशन तब तक खत्म नहीं कर सकता था जब तक उसे स्थिति साफ ना हो जाती, और सिर्फ कर्स्ड इमॉर्टैलिटी ही उसे बता सकती थी। पिग हेड, बाहर आओ। आखिरकार जैकब ने तय किया कि जब तक वो दोबारा किताब को नहीं बुला सकता वो उस लिक्विड में ही रहेगा। अपना राशन बर्बाद करने से ये कहीं बेहतर था। घने जंगल के अंदर जहां ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़ और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, आसमान में काले बादल छाए हुए थे जैसे किसी भी पल झमाझम बारिश होने वाली हो। इस घने जंगल में इस वक्त 3 साए आगे बढ़ रहे थे। उनमें से 2 असामान्य रूप से लंबे थे, जबकि एक की लंबाई केवल 1.4 मीटर थी, जो उन 2 लंबे लोगों के घुटनों तक ही पहुंच रहा था। तीनों ने काले लबादे यानी डार्क क्लोक्स ओढ़े हुए थे। तभी उस छोटे कद वाले शख्स ने अपनी भारी आवाज में पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने उस चोर गॉब्लिन को क्लाउड सिटी में देखा था? दूसरे व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ, मैं अपने आकाओं से झूठ कैसे बोल सकता हूँ। भले ही उसने लबादा पहना था, पर उसकी नुकीली नाक ने उसकी पहचान खोल दी। मैंने कुछ देर उसका पीछा किया और पक्का कर लिया कि वो एक इम्प गॉब्लिन ही है और वो इसी तरफ आया है। अगर मुझे इस जंगल में उसका पीछा करने से डर ना लगता तो मैं शायद उसका ठिकाना ही ढूंढ लेता। तुमने उसका पीछा ना करके अच्छा किया, वरना मारे जाते। वो चोर गॉब्लिन बहुत चालाक है। अगर उसे जरा भी भनक लग जाती कि तुम उसका पीछा कर रहे हो तो वो पक्का भाग जाता। लेकिन अब जबकि हम यहाँ हैं, देखते हैं वो कहाँ भागता है। उस भारी आवाज में गहरी नफरत और जानलेवा इरादा साफ झलक रहा था। द डलनेस कंटिन्यूड। तुम एक बेरहम राक्षस हो। एक नौजवान की रोती हुई आवाज गूंजी जो कड़वाहट और दुख से भरी थी। तुम उनके जनाजे पर भी नहीं आए। जब वो अपनी मौत के बिस्तर पर थीं और हर रोज तुम्हारा नाम पुकारती थीं, तुम तब भी नहीं आए। तुम उनके प्यार के लायक नहीं हो। तुमने उनसे कभी प्यार नहीं किया। तुमने बस अपने स्वार्थ के लिए उन्हें मरते वक्त भी अकेला छोड़ दिया। नहीं। जैकब की आंखें झटके से खुली, जो गहरे दुख और उदासी से भरी थीं। लेकिन जैसे ही एक चिपचिपा लिक्विड उसके मुंह में गया, वो अपनी तंद्रा से बाहर आया और खुद को संभाला। मैं सपना देख रहा था। जैकब ने गहरी उदासी और तड़प के साथ सोचा। रायन, मैंने तुम्हें और उसे दोनों को निराश किया। जैकब काफी देर तक खाली हवा में घूरता रहा, बिना पलक झपकाए। इस वक्त वो नीला लिक्विड लगभग पारदर्शी हो चुका था,
ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसका मतलब था कि लिक्विड अपना असर खो रहा था और लिक्विड में होने के बावजूद जैकब को भूख लग रही थी, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वो अपने बुरे सपने के कारण सुन्न था। आखिरकार भूख उसी स्तर पर पहुंची जहां पहले थी, और इस दर्द ने जैकब को उसकी बेहोशी से बाहर निकाला। वो सेल से बाहर आया। उसे नहीं पता था कि वो कितनी देर सोया था, लेकिन उसकी जानलेवा भूख सामान्य नहीं थी, और वो जानता था कि इसका संबंध कर्स्ड इमॉर्टैलिटी मिलने के बाद आए बदलावों से है। कर्स्ड इमॉर्टैलिटी। जैकब ने भारी आवाज में पुकारा। इस बार वो सफेद किताब पलक झपकते ही प्रकट हो गई। एक विचार के साथ जैकब उस पन्ने पर पहुंचा जिसे वो खोल सकता था, और ठंडे स्वर में कहा, मुझे बताओ, ये भूख किस बारे में है? क्या इसका तुमसे कोई लेना देना है? शब्द बदले और अनजाने शब्द सामने आए। मुझसे क्यों पूछ रहे हो जब तुम्हें पहले से अंदाजा है? तुम सही हो। तुम्हारा दिल तुम्हारे कमजोर शरीर के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा दिल मेरे हिसाब से मॉडिफाई और म्यूटेट हुआ है, तो तुम्हें बस उसे पोषण देना है, और तुम्हारा दिल तुम्हारे शरीर को तब तक बदलेगा जब तक वो एक सही स्तर तक ना पहुंच जाए। जैकब ने धीरे से आह भरी। मैं सही था। मुझे बताओ कि ये भूख मिटाने और शरीर को उस स्तर तक पहुंचाने के लिए मुझे कितने पोषण की जरूरत है? लिखाई फिर बदली। बस वो बोन मैरो पी लो जो उस छोटे गोबलिन ने तीसरे इम्प्लांट के लिए खरीदा था, और उन जड़ी बूटी और पाउडर को मिलाना मत भूलना। ये तुम्हारे शरीर को 20% तक बदलने के लिए काफी होगा। जैकब ने भौहें सिकोड़ी। किसी अनजान जानवर या राक्षस का बोन मैरो पी लूं और उससे सिर्फ 20% काम होगा? एक म्यूटेटेड दिल को कम मत समझो। इसके अलावा 20% तुम्हारी भूख को कम से कम आधा करने के लिए काफ़ी है, लेकिन सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए। उसके बाद भूख और ज़्यादा ताकत से वापस आएगी, तो तैयार रहना। मेरी सलाह मानो, इसके बीच बस उस गॉब्लिन या उस सुअर को मार डालो, उनका खून इंजेक्ट करो और फिर उन्हें पूरा खा जाओ। ये तुम्हारे शरीर को 50% तक पहुंचाने के लिए काफ़ी होगा। जैकब के चेहरे पर थकान थी और उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम सचमुच मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं उन घिनौने जीवों को खा जाऊं? महान बनने का नाटक मत करो। जिस पल भूख की दूसरी लहर आएगी, तुम अपनी भूख मिटाने के लिए एक इंसान को भी काट डालोगे, वरना तुम मर जाओगे, और मुझे पता है कि तुम ऐसा कभी नहीं होने दोगे। ओह, और याद रखना, हर बार जब तुम किसी प्रजाति का हार्ट ब्लड इंजेक्ट करते हो तो तुम्हारा शरीर भी बदलता है, जिसका सीधा मतलब है कि तुम्हें हाई क्वालिटी पोषण खाने या देने की ज़रूरत होगी। और अगर तुम उन रंगीन पानियों का इस्तेमाल करने की सोच रहे हो तो रहने दो, वे अब तुम पर असर करना बंद कर देंगे, क्योंकि वे अब तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। जैकब ने माथे पर बल डाला, क्योंकि कर्स्ड इमॉर्टैलिटी ने उसके विचार पढ़ लिए थे। वो वाकई उस काले लिक्विड को पीने की सोच रहा था। ये किताब बस यही चाहती है कि मैं मारूं और जिसे मारूं उसे खा जाऊं, लेकिन मुझे जिंदा रहना है, मुझे करना होगा। जैकब का दिल पत्थर हो गया। मुझे समझ आने लगा है कि तुम्हारा नाम कर्स्ड इमॉर्टैलिटी क्यों है। जैकब ने किताब को गायब करने से पहले ठंडे स्वर में कहा। वो उस सन की हंसी को और नहीं सुनना चाहता था। जिंदा रहने के लिए अब मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? जैकब ने आह भरी और मेज़ के पास गया जहां सब कुछ तैयार था। उसने अपना इरादा पक्का किया, उस ठंडे कंटेनर को अपनी ओर खींचा और मिट्टी जैसी सील को हटाकर उसका ढक्कन खोला। जैसे ही ढक्कन हटा, एक बेहद तेज और तीखी बदबू ने कमरे को भर दिया, जिससे जैकब लगभग बेहोश होने वाला था। उसने देखा कि अंदर जेली जैसा गाढ़ा डार्क पर्पल लिक्विड था। मुझे ये पीना होगा। जैकब निराशा में डूब गया, लेकिन उसकी भूख बढ़ती ही जा रही थी और वो जानता था कि उसके पास वक्त नहीं है। भाड़ में जाए सब। उसने बेतरतीब से उन सूखे पौधों को कंटेनर में फेंक दिया। चूंकि किताब ने कोई क्रम नहीं बताया था, तो इसका साफ मतलब था कि वो उन्हें कैसे भी डाल सकता है। एक एक करके उसने पाउडर की बोतलें भी खाली कर दी। जब सब कुछ कंटेनर में तैर रहा था, उसने एक लंबा मेटल का चम्मच जैसा औजार उठाया और पूरे मिश्रण को हिलाया। इससे एक जबरदस्त रिएक्शन हुआ। वे पौधे पिघल गए और वो जेली जैसा बोन मैरो रहस्यमयी तरीके से उबलने लगा। उसमें से गुलाबी धुआं निकलने लगा और बदबू और भी तेज हो गई। लेकिन जैकब की आंखें अब खून जैसी लाल हो चुकी थीं, क्योंकि वो उस बदबू को बर्दाश्त कर रहा था। उसकी भूख आखिरकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, और ये पिछली बार से कहीं ज्यादा भयानक थी। उसे एहसास हो गया कि किताब सच बोल रही थी। इस पल वो सचमुच अपनी भूख मिटाने के लिए किसी को भी मार सकता था।
मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैकब ने चम्मच को मेज पर फेंक दिया और कंटेनर को दोनों हाथों से उठाकर गटक लिया। बिना बदबू, स्वाद या उसके गर्म या ठंडे होने की परवाह किए वो बस उस जानलेवा भूख को खत्म करना चाहता था। धुएं के बावजूद वो मिश्रण हैरान करने वाला ठंडा था और उसका स्वाद वो बता भी नहीं सकता था। उसकी तुलना में वो सड़ी हुई जर्की लाजवाब थी। 1 मिनट के भीतर उसने पूरा कंटेनर खाली कर दिया, एक बूंद भी नहीं छोड़ी। जैकब ने बड़ी मुश्किल से अपनी उल्टी यानी वॉमिट को रोका। वो जानता था कि अगर उसने उल्टी की तो शायद उसे इस कमरे में मौजूद किसी को काटकर खाना पड़ेगा। किसी ह्यूमनॉइड राक्षस को खाने से तो कहीं बेहतर था कि वो बोन मैरो का वो सूप पी ले। वो अभी इसके लिए तैयार नहीं था। जैकब किसी तरह उस लकड़ी की कुर्सी तक पहुंचा और बैठ गया। उसे अपने पेट में बर्फीली ठंडक महसूस हो रही थी जो धीरे धीरे उसके शरीर के हर हिस्से में फैल रही थी। वो अपनी बेहद तेज धड़कन को भी सुन सकता था। और तो और वो जानलेवा भूख आखिरकार कम हो रही थी और किसी अजीब वजह से उसे वो ठंडक अच्छी लग रही थी। उसकी आंखें नींद से भारी होने लगी। अभी सोकर उठने के बावजूद वो अचानक फिर से सोना चाहता था। अंत में उस आरामदायक एहसास में वो कुर्सी पर ही गहरी नींद में सो गया। ठीक इसी पल अचानक जैकब के गंजे सिर पर बिजली की रफ्तार से बाल उगने लगे और उसका हड्डियों वाला शरीर जो किसी सूखे कंकाल जैसा दिखता था धीरे धीरे भरने लगा यानी बल्क होने लगा। ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका था। कुछ समय बाद जैकब की पलकें हल्की सी कांपी और उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो थोड़ा कंफ्यूज था लेकिन उसे जल्द ही याद आ गया कि वो अचानक सो गया था। मेरी भूख सचमुच बर्दाश्त करने लायक हो गई है, पर ये अभी भी है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ और उस छापित किताब के मुताबिक ये सिर्फ कुछ हफ्ते रहेगी और फिर और भी ताकतवर होकर वापस आएगी। जैकब ने बेबसी से बुदबुदाया। अचानक जैकब की नज़र अपने हाथों पर पड़ी और वो हैरान रह गया। उसके हड्डियों वाले हाथ अब गायब हो चुके थे और उन पर मांस आ चुका था। भले ही ये बहुत कम था लेकिन बदलाव साफ था। उसकी त्वचा भी अब पीली नहीं बल्कि हल्की सफ़ेद हो गई थी। जैकब एक्साइटमेंट के साथ खड़ा हुआ और अचानक उसे अपने कंधों पर रेशम जैसे धागे महसूस हुए। वो इन रेशमी धागों को छूने से खुद को रोक नहीं पाया। मेरे बाल इतने बड़े हो गए। जैकब सन्न रह गया जब उसने अपने लंबे बालों को देखा जो उसके कंधों तक पहुंच रहे थे, तो वे पूरी तरह से सिल्वर वाइट थे। एक असामान्य रंग। जैकब बड़बड़ाया। वो जल्दी से ग्लास सेल के सामने खड़ा हुआ और अपना धुंधला अक्स देखा। उसे शौक लगा क्योंकि पहले वो कंकाल था और अब वो दुबला पतला यानी स्किनी था। भले ही बदलाव छोटा था लेकिन जैकब के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। और तो और उसका 1.6 मीटर का कद भी बदल गया था। अब वो 1.7 मीटर लंबा था और अपने पिछले कमज़ोर शरीर से कहीं ज़्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था। ये सिर्फ 20% ट्रांसफॉर्मेशन का नतीजा है। जैसे जैसे मैं हार्ड ब्लड इंजेक्ट करूंगा ये बदलाव जारी रहेगा। क्या इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ खाकर और सोकर ताकतवर बन सकता हूँ? जैकब का दिल ये सोचकर ही जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा कि ये सारी मेहनत वसूली गई। अचानक उसके कान थोड़े फड़फड़ाए क्योंकि उसने पीछे से एक धड़कन सुनी। मेरी सुनने की शक्ति यानी हियरिंग भी बढ़ गई है। जैकब रोमांचित था क्योंकि वो जानता था कि इंसानी कान इतने तेज नहीं हो सकते। ये सचमुच जादुई है। जैकब ने जल्दी से खुद को शांत किया और सोचा, हालांकि मेरा बदलाव काफ़ी बड़ा और अननेचुरल है, मुझे हाई ग्रेड न्यूट्रिशन खाते रहना होगा वरना वो भूख और ज़्यादा ताकत से वापस आएगी। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। चूँकि ये बेस किसी जंगल में है तो शायद वहाँ जानवर होंगे जिनका शिकार मैं पिग हेड की मदद से कर सकूँ। लेकिन ये पिग हेड अजीब है। उसमें कोई धड़कन नहीं थी, जैसे वो मरा हुआ हो। ये दुनिया सचमुच बहुत अजीब है। खैर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता जब तक मैं उसका इस्तेमाल कर सकूं। उसे खाने से तो ये कहीं बेहतर है। वो एक किलिंग मशीन जैसा है। उसका सही इस्तेमाल बहुत अच्छे नतीजे देगा। लेकिन मुझे उन जालों से निपटना होगा जो उस अंधे कमीने ने लगाए हैं और सिर्फ वही सुरक्षित रास्ता जानता है। जैकब की आंखें ठंडी हो गई जब वो मुड़ा और डेकर के सेल की तरफ देखा जो हल्के ब्लू लिक्विड से भरा था और अब लगभग पारदर्शी हो चुका था। वो जानता था कि बाहर निकलने के लिए डेकर ही चाबी है। वो पिग हेड की ताकत को बस कुछ जालों को पार करने में बर्बाद नहीं कर सकता था। ये उसके प्लान पर असर डालता। मैं जानता हूं तुम जाग रहे हो, चलो एक और बातचीत करते हैं, जैकब ने भावहीन होकर कहा। वो अब डेकर की धड़कन में आए मामूली बदलाव को भी महसूस कर सकता था, बिल्कुल डेकर की तरह। जैकब ने डेकर को आज़ाद किया जो अभी भी पत्थर बना हुआ था। तुम अब खुल के बोल सकते हो। जैकब फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। डेकर ने अपनी कर्कश आवाज़ में कहा, हार मान लो इंसान, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं बताऊंगा। कितने जिद्दी हो।
जैकब ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, डेकर शॉ। अपना पूरा नाम सुनते ही डेकर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत अंदाज़ा लगा लिया कि जैकब के हाथ उसका छिपा हुआ जर्नल लग गया है, जिसका मतलब ये भी है कि उसे वो खजाने वाली किताब भी मिल गई है जिसे उसने जायंट्स की नाक के नीचे से चुराया था। कमीने कमीने, तुझे श्राप लगेगा, वो पागलों की तरह बड़बड़ाने लगा। वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि उसकी मेहनत का फल कोई और खा रहा है। उसने उस किताब की वजह से एक रेयर रेस से दुश्मनी मोल ली थी, लेकिन अब फ़ायदा कोई और उठा रहा था, जबकि सारा इल्ज़ाम और नफ़रत उसके सिर आने वाली थी। जैकब डेकर के हाव भाव देखकर काफ़ी खुश था और उसने ठंडे स्वर में कहा, बस हार मान लो और मुझे वो सब बता दो जो मैं जानना चाहता हूँ, और शायद मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूँ। क्या ख्याल है? हालांकि उसे डेकर के जर्नल से कुछ जानकारी मिली थी, पर वो काफ़ी नहीं और बहुत धुंधली थी। डेकर एक पुराना खिलाड़ी था जो जायंट्स की आंखों में धूल झोंककर जिंदा बच निकला था, और जायंट्स के पीछे लगे होने के बावजूद वो ये सारा उपकरण और सामग्री जुटाने में कामयाब रहा था। ये अकेला ही उसके सर्वाइवल स्किल्स और संपर्कों का सबूत है, और जैकब वो सब चाहता था। लेकिन डेकर ने पागलों की तरह जवाब दिया। उसकी आवाज़ नफरत से भरी थी। भाड़ में जा तू, चोर कमीने, तूने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैं कितना करीब था, कितना करीब, पर तूने सब बर्बाद कर दिया। मैं श्राप देता हूँ, तू भी मेरी तरह मरेगा, निराशा और कड़वाहट से भरा हुआ। जैकब ने एक गहरी आह भरी और उसका चेहरा बेहद बर्फीला यानी एक्सट्रीमली आइसी हो गया। उसने बिना किसी भावना के कहा, मुझे डर है कि मैं पहले से ही शापित हूँ, ऑलरेडी कर्स्ड। मर जा, मर जा, मर जा। डेकर का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था जब उसे पता चला कि जेकब ने उसका सब कुछ छीन लिया है, यहां तक कि उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत भी। बकवास बंद कर। जेकब डेकर के इस पागलपन से चिढ़ गया था। वो जानता था कि डेकर अब एक निराश केस है, लेकिन उसके पास अभी भी डेकर का जर्नल था जिसे उसने थोड़ा ही पढ़ा था, और 2 नई किताबें जो उससे भी ज्यादा काम की थीं। डेकर को चुप कराने के बाद उसका चेहरा फिर से पत्थर जैसा हो गया, लेकिन उसके दिमाग में तूफान मचा हुआ था। जेकब ने पिग हेड की तरफ देखा, जो थोड़ा कमजोर लग रहा था। उसे याद आया कि वह उसे नीले लिक्विड में डालना भूल गया था। पिग हेड, जाओ और 2 बाल्टी नीला लिक्विड पियो। जेकब अब समझ गया था कि डेकर उसे ये आदेश क्यों देता था। लगता है पिग हेड का शरीर किसी तरह से खास है। धड़कन और सांस ना होने के बावजूद वह समझ सकता है। मौका मिलने पर मुझे इसकी जांच करनी होगी, जेकब ने सोचा। लेकिन जैसे ही उसने पिग हेड को कुएं से बेहद हल्का नीला लिक्विड निकालते देखा, जो लगभग पारदर्शी हो चुका था, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह जल्दी से वहां गया और कुएं में झांका। उसका दिल ठंडा पड़ गया, क्योंकि उसे कुएं का तल, बॉटम दिखाई दे रहा था। उसके अंदाजे से सिर्फ 5 गैलन लिक्विड बचा था, और वह भी पानी जैसा हो चुका था। ये कुआं 15 क्यूबिक मीटर चौड़ा और 20 मीटर गहरा था, जो धातु की दीवारों से 3 हिस्सों में बटा था। उसने जल्दी से अगला ढक्कन खोला और हरा लिक्विड देकर राहत की सांस ली। वह आधे से ज्यादा भरा हुआ था। उसका तल नहीं दिख रहा था और उसका रंग भी बरकरार था। जहां तक काले लिक्विड वाले हिस्से की बात थी, वह सिर्फ 4-5 मीटर ही भरा था। नीला लिक्विड खत्म होने वाला है, हरा अभी भी आधा है, और काला सबसे ज्यादा कीमती यानी पोटेंट है। मैं अब इन्हें लापरवाही से इस्तेमाल नहीं कर सकता, और पिग हेड को जिंदा रहने के लिए इनकी जरूरत है। धत तेरी की, एक के बाद एक मुसीबत। जेकब ने मन ही मन कोसा। वह लगभग भूल ही गया था कि डेकर न जाने कब से इन लिक्विड्स का इस्तेमाल कर रहा था, और ये कभी ना कभी तो खत्म होने ही थे। नीला सबसे कमजोर था, उसके बाद हरा और फिर काला। उसने देखा कि नीले लिक्विड वाले हिस्से के नीचे एक बड़ा छेद था, जहां से लिक्विड सेल्स में जाता था और वापस आता था। जेकब को उल्टी जैसा महसूस हुआ जब उसने सोचा कि यह लिक्विड बार बार रिसाइकल होकर इस्तेमाल हो रहा था, जिसमें सब लोग भीग रहे थे। बस दुआ करो कि मुझे अब उस सेल में ना घुसना पड़े, जेकब ने कड़वाहट से आह भरी। पिग हेड अपना खाना खत्म करके रिकवर हो रहा था। यह नीला लिक्विड सिर्फ 1 हफ्ते चलेगा, फिर मुझे उसे हरा लिक्विड पिलाना होगा, जो शायद 1 या 2 साल चले। इसका मतलब है कि मुझे 2-3 साल के अंदर इस जगह को छोड़ना होगा, लेकिन पहले मुझे बाहर निकलना होगा और देखना होगा कि हम जंगल में कितनी गहराई में हैं। जेकब ने सिर हिलाया। पिग हेड, उसे उठाओ और मेरे पीछे आओ। पिग हेड ने डेकर को उसकी हथेली से सिर पकड़कर किसी गुड़िया जैसी तरह उठाया और जेकब के पीछे चलने लगा, जो सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहा था। मैं आखिरकार बाहर जा रहा हूं। जेकब को थोड़ी एक्साइटमेंट महसूस हुई। उसने सोचा कि कैसे उसका पुनर्जन्म हुआ, कैसे उसने इस कमरे में आंखें खोली, नरक जैसा दर्द सहा और आखिरकार बाजी पलट दी। यहां तक कि उसे एक शापित किताब मिली जो उसे अमरता का वादा कर रही थी।
ये सब एक बुरे मगर सुखद सपने जैसा लगता है। उसने आह भरते हुए नंगे पैर सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। वो अभी भी एक लबादा पहने हुआ था और दूसरा कमर पर लपेटा हुआ था। डेकर के जूते उसके लिए बहुत छोटे थे और उसके नाप के कपड़े भी नहीं थे, इसलिए उसे इसी से काम चलाना था। जेकब आखिरकार उस स्टील के दरवाजे तक पहुंचा। उसने हैंडल पर हाथ रखा, एक गहरी सांस ली और उसे घुमाकर खोल दिया। गहरे सन्नाटे में दरवाजा खुलने की चराहट गूंजी। सामने एक घुप अंधेरा गलियारा यानी पिच ब्लैक कॉरिडोर था, जो किसी अथाह खाई जैसा लग रहा था। जेकब ने पहले ही डेकर का एक छोटा लैंप ले लिया था, वह सफ़ेद रोशनी में जल रहा था। रास्ता रोशन हो गया, लेकिन जेकब को अभी भी उसका अंत नहीं दिख रहा था। तूने किस गटर में यह कमरा खोदा था? जेकब हैरानी से बोला। इसे यहाँ रखो। पिगहेड ने डेकर को दरवाजे के ठीक बीच में रख दिया। ओह जिद्दी छोटे कमीने, पहले की तरह ध्यान से सुन। तुम छिपे हुए कमरे के दरवाजे के बीच में हो और हम उस रास्ते के किनारे पर हैं जो बाहर जाता है। सेफ राउट पर चलना शुरू करो। जेकब जानता था कि डेकर अब अपने ख्यालों को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि उसे गहरा मानसिक झटका लगा था। डेकर ने एक कदम बढ़ाया और धीरे धीरे चलने लगा। इसके हर कदम को फॉलो करो और अगर ये रुके तो तुम भी रुक जाना, उसने पिगहेड को आदेश दिया और उसे लैंप भी पकड़ा दिया। पिगहेड ने वैसा ही किया और जेकब पिगहेड के कदमों के ठीक पीछे चलने लगा। डेकर बिना दिशा बदले सीधा चलता रहा और जेकब सावधानी से आसपास देख रहा था। ये एक कुदरती गुफा थी जिसे डेकर ने अपना खुफिया बेस बनाया था। मानना पड़ेगा, अगर किसी को छिपना है तो यह एक बेहतरीन जगह है, जेकब ने तारीफ की। अंत में रास्ते में कोई जाल नहीं आया और डेकर आखिरकार एक पत्थर की दीवार के पास पहुंचकर रुक गया। जेकब के माथे पर बल पड़ गए। क्या सचमुच कोई जाल नहीं थे? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि यह आदमी अपनी सुरक्षा से समझौता करे? उसने देखा कि डेकर दीवार के दाहिनी ओर गया और नीचे झुक गया। जेकब की नज़र आखिरकार पत्थर की दीवार के दाहिने कोने में लगे एक छोटे से पत्थर के लीवर पर पड़ी। अचानक जैकब के चेहरे का रंग उड़ गया जब उसने देखा कि पत्थर के लीवर को छूते वक्त डेकर का हाथ कांप रहा था। वो जोर से चिल्लाया, उसे रोको। अपने विशाल हाथों के साथ पिगहेड ने तुरंत रिएक्ट किया। उसने डेकर को उसके सिर से पकड़कर पीछे खींचा, इतना जोर से कि उसका सिर लगभग कुचलने ही वाला था। जैकब ने राहत की सांस ली और ठंडे स्वर में कहा, मुझे पता था कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि तुमने इस बार कोई विरोध यानी कि रेजिस्टेंस नहीं किया, बिल्कुल पिछली बार की तरह। तो वो लीवर ही जाल है यानी कि ट्रैप है, या फिर वो जाल भी है और इस दरवाजे को खोलने की चाबी भी। चूंकि तुम उस तक इतनी आसानी से पहुंच गए, इससे मेरी थ्योरी पक्की हो गई। और जब तुम उस जाल को ट्रिगर करना चाहते थे तो पैरासाइट जेम ने तुम्हें रोक दिया। ही तुम बड़े शातिर हो लिटिल डैग, अब सब उगल दो। डेकर का पत्थर जैसा चेहरा अब पागलपन में बदल गया और वो दहाड़ा, इंसान चाहे कुछ भी हो जाए, तू यहां से कभी नहीं जा पाएगा, मर जा मर जा। जब वो सारे न्यूट्रिशन लिक्विड खत्म हो जाएंगे तो तू यहीं मरेगा। मर जा। जैकब ने बस एक आह भरी। वो अच्छी तरह जानता था कि कैसा लगता है जब कोई आपकी जिंदगी भर की मेहनत आपकी नाक के नीचे से चुरा ले और उसका फायदा उठाए। और तो और डेकर ने ना सिर्फ अपनी मेहनत खोई थी, बल्कि वो जर्नल भी खो दिया था जो अमरता की गारंटी देता था। ये नफरत किसी चीज से बढ़कर थी। ये अपने माता पिता के कातिल से नफरत करने से भी कहीं ज्यादा गहरी थी। इसीलिए डेकर जैकब को मारने के लिए कुछ भी कर सकता था, भले ही उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। अगर वो जैकब को अपने साथ ले जा सके तो ये सौदा उसे मंजूर था। तुम एक बेवकूफ़ हो। चूंकि तुमने मुझे सुराग दे दिए हैं तो मेरे लिए समझना आसान है। चलो देखते हैं। जैकब की नज़रें डेकर के बिगड़े हुए चेहरे पर टिकी थीं। उसने कहा, चूंकि ये एक लीवर है तो ये ऊपर या नीचे हो सकता है या इसे घुमाया जा सकता है, और तुमने इसे हिलाने की यानी कि मूव करने की कोशिश की, जिसका मतलब है कि अगर मैं इसे हिलाने की कोशिश करूं तो तबाही मच जाएगी, है ना? इस पल डेकर की दाहिनी आंख हल्की सी फड़की और जैकब की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तो मेरे पास अब सिर्फ दो विकल्प हैं, या तो इसे बाहर खींचना है या इसे बटन की तरह अंदर दबाना है, और मैं जानता हूं कि तुम जैसा इंसान इसे और भी पेचीदा बनाएगा। तो चलो पहले विकल्प के साथ चलते हैं। डेकर का चेहरा आखिरकार उड़ गया और वो पागलों की तरह भौंका, कमीने, तुझे कैसे पता चला? तू मर क्यों नहीं जाता? ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा जैकब ने बताया था। डेकर ने इस लीवर को एक विशाल जाल की तरह सेट किया था। वो जानता था कि कोई भी इसे हिलाने की कोशिश करेगा और वही उनका अंत होगा। उसने ये भी हिसाब लगाया था कि जो भी यहाँ तक पहुँचेगा वो अंदर का ही कोई होगा जो भागना चाहता है। उसका दिमाग उलझा हुआ होगा और वो सिर्फ आज़ादी के बारे में सोचेगा,
जिससे जाल को ट्रिगर करने के चांस बढ़ जाएंगे। लेकिन जैकब ने इसे भांप लिया, और वो क्यों ना भांपता, वो हथियारों के बिजनेस का बादशाह था, और जाल यानी कि ट्रैप्स भी लंबे समय से हथियार उद्योग का हिस्सा रहे हैं। ये मामूली सा दिमागी जाल जैकब को कैसे बेवकूफ़ बना सकता था, जो इससे कहीं ज़्यादा खतरनाक जाल बना सकता था। मैंने कहा ना तुम बेवकूफ़ हो, तो बेवकूफ़ों की तरह रहो, होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी पकड़ से कभी नहीं बच सकते, जैकब ने ठंडे स्वर में कहा। वो घूमा और वापस सीढ़ियों की तरफ गया। उसने मेटल का दरवाज़ा अपने सामने रखा, और जब उसे तसल्ली हो गई कि वो पूरी तरह कवर है, तो वो चिल्लाया, पिग हेड, उस पत्थर के लीवर को बाहर खींचो। धड़ाम। इसके साथ ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। भले ही उसे अपनी थ्योरी पर भरोसा था, पर वो इतना भी बहादुर नहीं था कि खुद इसे चेक करे, खासकर तब जब उसके पास 2 मीट शील्ड्स थीं। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद कुछ नहीं हुआ और गुफा शांत रही। जैकब विजयी भाव से मुस्कुराया, दरवाज़ा खोला और वापस पिग हेड और डेकर के पास पहुंचा। उसने देखा कि पत्थर की दीवार के बीचों बीच एक दरार आ गई है। उसने उम्मीद से कहा, लिटिल डैक, अगर दीवार खोलना सुरक्षित है तो चलो, और अगर नहीं तो वहीं खड़े रहो। डेकर का पूरा शरीर कांपने लगा, जैसे वो हिलना चाहता हो, लेकिन पैरासाइट जेम को हराने इतना ताकतवर नहीं था। हाँ, रुको, अभी तो खेल शुरू हुआ है और मुझे और जानकारी चाहिए, जैकब ने ताने भरे स्वर में कहा, जिससे डेकर और भी पागल हो गया। मुझे बताओ, क्या पत्थर की सीढ़ी ही जाल है? अगर हाँ तो चलो। क्या फर्श पर कोई ट्रैप डोर है? क्या कोई वजन वाला जाल है? क्या तीसरा कदम सुरक्षित है? क्या नवा कदम सुरक्षित है? क्या निकास यानी कि एग्जिट को छुपाने वाला कोई पत्थर का दरवाजा है? क्या कोई सेंस टाइप ट्रैप है? डेकर को लगा जैसे उसका दिमाग घूम रहा है। जैकब ने जालों के बारे में इतने सवाल पूछे थे। सच तो यह है कि इनमें से कुछ के बारे में डेकर ने सुना भी नहीं था। उसे अचानक याद आया कि जैकब ने उसे पहली बातचीत में क्या बताया था। क्या ये कोई पुनर्जन्म लेने वाला है? इस विचार से ही डेकर की रीढ़ में एक बर्फीली सिरहन दौड़ गई, लेकिन उसने जल्दी से इस विचार को झटक दिया, क्योंकि ये बहुत अवास्तविक था। लेकिन वो उसे पूरी तरह दबा नहीं सकता, क्योंकि जैकब एक कमज़ोर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा तेज था। वो अपनी कम उम्र के बावजूद डेकर जैसे पुराने खिलाड़ी के आर पार देख सकता था। सिर्फ वही व्यक्ति इतना कुछ जान सकता है और उससे निपटना जानता है जो इन अनुभवों से गुजरा हो। और जैकब सचमुच एक अजूबा था, यानी कि एनोमली। घने जंगल के बीचों बीच काई से ढकी जमीन अचानक कांपी। एक चौकोर दरार दिखाई दी जो हवा में उठी और एक तरफ जा गिरी। वहां जमीन में 3 वर्ग मीटर गहरा एक अंधेरा छेद बन गया। तभी उस अंधेरे छेद से अचानक एक पिग हेड बाहर निकला। उसके पीछे उसका भारी भरकम शरीर था और उसके बाद एक दुबला पतला नौजवान बाहर आया, जिसके चेहरे पर परमानंद था। नौजवान ने बड़ी जिज्ञासा से चारों ओर देखा और गहरी सांसें ली। उसने आह भरी और कहा, मैं आखिरकार बाहर आ गया, हा हा हा। उसकी आवाज में रोमांच और राहत दोनों थी। ये नौजवान जाहिर तौर पर जेकब था। लंबे पूछताछ के दौर के बाद वो आखिरकार बाहर निकलने का असली और सुरक्षित रास्ता ढूंढने में कामयाब रहा था। जेकब ने नीचे देखा और उस नरम लेकिन गीली काई वाली जमीन को महसूस किया। उसके पैरों में एक सुहावनी ठंडक दौड़ गई। उसने चारों ओर देखा। वो छिपा हुआ रास्ता ऊंचे ऊंचे पेड़ों से पूरी तरह घिरा हुआ था। ये बताना बेहद मुश्किल था कि वहां कोई छिपी हुई गुफा है। वो बड़बड़ाया, उस कमीने को सचमुच पता था कि छिपने की जगह कैसे चुननी है। कोई नहीं कह सकता कि जमीन का यह हिस्सा नकली है और इसके नीचे पूरी एक गुफा है, और अगर कोई इसे ढूंढ भी ले तो उन जालों से बचना लगभग नामुमकिन होगा। जेकब ने मन ही मन डेकर के काम और उसकी बारीकी की तारीफ की। उसने ऊपर देखा। पेड़ों के बड़े बड़े ताज ने सूरज की रोशनी को पूरी तरह ढक रखा था और सिर्फ पीली रोशनी की कुछ किरणें ही दिखाई दे रही थीं। यहाँ की हवा काफ़ी ठंडी है और डेकर के जनरल के मुताबिक ये जगह रेनी माउंटेन रेंजेस कहलाती है, जिसका मतलब है कि मैं किसी वीराने में हूँ। मेरे पास कोई मैप नहीं है और ना ही उस कमीने ने इस जगह के बारे में कोई सुराग छोड़ा है। अगर यहाँ बारिश आम बात है तो मैं बिना मकसद के इधर उधर नहीं भटक सकता, वरना मैं रास्ता भटक जाऊँगा। चूंकि अब मुझे बेस से बाहर निकलने का रास्ता पता है, तो मुझे पहले उन 2 किताबों को पढ़ना चाहिए। वैसे भी कोई जल्दी नहीं है। जहाँ तक मेरे भूख का सवाल है, इस बात पर जेकब की आंखों में ठंडक और संकल्प चमक उठा। वो जानता था कि अगर उसे जिंदा रहना है और अमरता हासिल करनी है तो उसे अपने हाथ गंदे करने ही होंगे। मुझे अब अपने अंदर के शैतान को दबाने की ज़रूरत नहीं है।
जेकब की आंखों में एक खूंखार चमक कौंध गई जब उसने उस अंधेरे छेद की तरफ देखा। चलो वापस चलते हैं, उसने पिग हेड से कहा और दोबारा उस छेद में उतर गया। जंगल के नियम और म्यूटेटेड याददाश्त। वापस छिपे हुए बेस में आने के बाद जेकब ने सावधानी से उस रास्ते को बंद कर दिया और बेजान डेकर के साथ अपने कमरे में लौट आया। जेकब के शब्दों के खेल से हारने के बाद डेकर समझ गया था कि संघर्ष करना बेकार है। अब वो बस अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। उसने विरोध करना पूरी तरह छोड़ दिया था। लेकिन अगर जेकब उससे उसके अनुभव या जानकारी के बारे में पूछता तो वो अभी भी जिद पर अड़ा रहता और मना कर देता, क्योंकि वो जेकब के लिए चीजें आसान नहीं बनाना चाहता था। भले ही वो मरने वाला था, लेकिन वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि रेनी माउंटेन रेंजेस में जेकब का सफर आसान ना हो। वो जानता था कि अगर किसी को सुरक्षित रास्ते नहीं पता या अगर कोई इंसान कमजोर है तो ये पहाड़ कितने खतरनाक हो सकते हैं। जेकब ने डेकर को फिर से ग्लास सेल में बंद कर दिया और खत्म हुए नीले न्यूट्रिशन लिक्विड का इस्तेमाल किया। उसने पिग हेड को आराम करने के लिए उसके सेल में छोड़ दिया और उसके लिए हरी न्यूट्रिशन लिक्विड का इस्तेमाल किया। इस छोटी सी ट्रिप के बाद उसे साफ समझ आ गया था कि पिग हेड उसके लिए कितना जरूरी है। उसके बिना वो शायद डेकर की आत्मघाती कोशिश का शिकार हो जाता। इसलिए उसने इस बार हाई ग्रेड लिक्विड इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो जानता था कि यह लिक्विड खास है क्योंकि थकान मिटाने के बाद यह हाइबरनेशन लिक्विड में बदल जाता है। अब मुझे जल्द से जल्द उन 2 किताबों को याद करना शुरू कर देना चाहिए और मैं शुरुआत एडवांस हर्बोलॉजी ऑफ रेयर एंड रेयर प्लांट्स एंड प्लांट लोड से करूंगा। चूंकि मैं एक जंगल में हूं और अगर आपको पता ना हो कि पौधे जहरीले हैं या नहीं तो वो जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ये पहाड़ी श्रृंखला अनकॉमन और रेयर रेस क्षेत्र की सीमा के बीच में है, जिसका मतलब है कि यहाँ कोई रेयर टाइप के पौधे नहीं होंगे और अगर हुए भी तो संभावना बहुत कम है। जेकब ने सोचा और उस 6 इंच मोटी हर्बोलॉजी की किताब को उठाया। जल्द ही जेकब पूरी तरह उस किताब में डूब गया। उसके चेहरे पर एक सम्मोहन यानी फैसिनेटेड लुक था। भले ही वो बॉटनिस्ट नहीं था, लेकिन अपने पैशन की वजह से उसने कई जड़ी बूटियों पर रिसर्च की थी। ये किताब हानिकारक और जहरीले पौधों से भरी थी। जेकब जितना पढ़ता गया उसे उतना महसूस हुआ कि ये पौधे सचमुच खौफनाक है। आयरन पाइक वाइन रेयर रैंक, खतरे का लेवल हाई, अपनी भाले जैसी लोहे की लताओं से लोहे को भी भेद सकती है। कमजोरी पानी, स्मोकी फ्लावर अनकॉमन रैंक, खतरे का लेवल इंटरमीडिएट, हवा में एक सफेद धुआं छोड़ता है जो बहुत ज्यादा मतिभ्रम यानी हेलुसिनेटिंग पैदा करता है। इसकी रेंज 1 मीटर है। कमजोरी पानी और आग। जेकब एक के बाद एक पौधों की जानकारी पढ़ता गया और वो थोड़ा हैरान था क्योंकि उसकी याददाश्त काफी अच्छी हो गई थी। उसे पूरी तरह याद करने के लिए जानकारी को बस 3 या 4 बार पढ़ना पड़ता था और वो उसे शब्दशः याद हो जाती थी। क्या ये भी मेरे नए दिल का असर है? जेकब काफी खुश हुआ और पढ़ता गया। इसी तरह ना जाने कितना वक्त गुजर गया और जेकब अपनी पढ़ाई में मग्न रहा। जेकब ने अपने नए शरीर की खासियतों पर भी गौर किया। पहली बात, वो बहुत लंबे समय तक जाग सकता था। उसे सटीक समय नहीं पता था, पर यह लगभग 3 या 4 दिन था। दूसरी बात, अपनी थकी हुई मानसिक शक्ति को रिकवर करने के लिए उसे सिर्फ 1 घंटे की नींद की जरूरत थी। तीसरी बात, एक जर्की 3 दिन तक चल जाती थी, इससे पहले कि उसकी भूख बर्दाश्त की हद तक पहुंच जाए। हालांकि उसे महसूस हो रहा था कि यह समय कम होता जा रहा है और जल्द ही उसे दूसरी जानलेवा भूख का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा ना हो तो उसने खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। वो तैयार हो रहा था उस शैतान को आजमाने के लिए, एक डेमन को। उस छिपी हुई गुफा के बाहर पत्थर की सीढ़ी के ठीक नीचे जेकॉब बेकार पड़े धातु के टुकड़ों यानी कि स्क्रैप पार्ट से एक मेटल स्ट्रक्चर बना रहा था। वहां एक ढक्कन वाला बड़ा कंटेनर था जिससे एक पतली और मुड़ी हुई लंबी मेटल ट्यूब जुड़ी थी। ट्यूब का दूसरा सिरा एक दूसरे कंटेनर से जुड़ा था। पास ही सूखी लकड़ियों का ढेर लगा था। जेकॉब कर्स्ड इमॉर्टैलिटी में बताई गई आसवन प्रक्रिया यानी कि डिस्टिलेशन प्रोसेस के जरिए अपना पहला हार्ट एसेंस निकालने की तैयारी कर रहा था। भले ही उसके बनाए उपकरण उसकी दुनिया की मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे नहीं थे, पर उनका काम चलाने के लिए काफ़ी थे। और उसका पहला शिकार कौन बनने वाला था? डेकर। पहली बात, जेकॉब को डेकर से गहरी नफरत थी। दूसरी बात, डेकर एक रेयर रेस का था जिसका हार्ट एसेंस किसी भी अनकॉमन स्पीशीज से ज़्यादा कीमती था। तीसरी बात, उसे नहीं पता था कि इन पहाड़ों में कौन से जानवर रहते हैं और वो अपनी भूख और खतरों के डर से बाहर शिकार पर जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता था जब उसके पास घर में ही एक सोर्स मौजूद था। चौथी बात, वो जानता था कि एक बार उसका शरीर मजबूत हो गया तो उसे सुपर ह्यूमन ताकत मिलेगी और ये पहला कदम उसे ताकतवर बनाएगा। आखिरी बात,
डेकर के ठिकाने में संसाधन सीमित थे और अब जानकारी के अलावा डेकर का कोई उपयोग नहीं था। वो बस कीमती रंगीन लिक्विड्स बर्बाद कर रहा था, इसलिए उससे छुटकारा पाना ही सही था। और तो और जेकॉब अब उसे तड़पाना नहीं चाहता था। उसे डर था कि कहीं डेकर अपनी पोषण संबंधी अहमियत न खो दे। जहाँ तक हत्या की बात थी, जेकॉब ने खुद को इसके लिए बहुत पहले ही तैयार कर लिया था। इस क्रूर दुनिया में बिना मारे जिंदा रहना नामुमकिन था, और अगर वो अपने छिपे हुए टैलेंट यानी कि इनर टैलेंट का इस्तेमाल नहीं करता तो अमरता तो दूर, वो यहाँ जिंदा भी नहीं रह पाता। जेकॉब ने एक फर्नेस टाइप रीबॉयलर बनाया, क्योंकि उसे कम से कम 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए था। डेकर का ठिकाना एक लैब जैसा था, जहाँ उसे ज़रूरी उपकरण मिल गए। सब कुछ सेट करने और हवा बंद यानी कि एयरटाइट चेक करने के बाद जेकॉब संतुष्ट होकर वापस डेकर के पास गया। मेरी भूख बढ़ती जा रही है और मेरे पास सिर्फ 2-3 दिन बचे हैं। मुझे आज ही शुरू करना होगा, जेकॉब बड़बड़ाया और गुप्त कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे में कुछ नहीं बदला था, बस मेज़ को मॉडिफाई कर दिया गया था। मेज़ के किनारों पर 2 छेद बनाए गए थे, जिनसे मेटल ट्यूब्स और नीचे 2 कंटेनर जुड़े थे। मेज़ पर गहरी नक्काशी की गई थी ताकि खून बिना बर्बाद हुए उन छेदों तक पहुंच सके। जेकॉब की फोर्जिंग स्किल्स और पुरानी जानकारी काम आ रही थी। जेकॉब डेकर के ग्लास सेल के सामने खड़ा हुआ और काफ़ी देर तक उसे शांति से देखता रहा, जैसे खुद को तैयार कर रहा हो। जेकॉब ने हल्की आह भरी और ग्लास सेल खाली कर दिया। भीगा हुआ डेकर बाहर आ गया। क्या तुम जानते हो मैं क्या करने वाला हूँ? जेकॉब ने ठंडे स्वर में पूछा। उसने डेकर का मुंह खोल दिया था। हाँ, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? डेकर ने ताना मारा। तुम सच में बहुत ही परेशान करने वाले कमीने हो, पता है? जेकॉब ने ताना मारा। मेरे पीछे आओ और अपनी पसंदीदा मेज़ पर लेट जाओ, जहाँ तुमने न जाने कितनों को मारा था। डेकर ने ठंडी हंसी हंसते हुए जेकॉब का पीछा किया और गहरी नक्काशी वाली नई मेज़ पर लेट गया। क्या तुम आखिरकार मुझे टॉर्चर करने वाले हो? मुझे निराश मत करना, डेकर ने अपने जानवर वाले दांत दिखाते हुए कहा। जेकॉब ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, जितना मेरा मन कर रहा है उतना ही मुझे डर है कि इससे मेरा प्रीमियम क्वालिटी रेयर मीट खराब हो जाएगा, इसलिए तुम आसानी से जाने वाले हो। डेकर के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने अविश्वास से कहा, तुम मुझे खाना चाहते हो? जेकॉब ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, वेल, मेरे पास कोई और चारा नहीं है। इसके अलावा मैंने रेयर एंड रेयरर बीस्ट इंसाइक्लोपीडिया में पढ़ा था कि रेयर गॉब्लिन वुल्फ बाहर की दुनिया में एक स्वादिष्ट भोजन डेलिकेसी मानी जाती है, और चूंकि वो तुम्हारी गॉब्लिन रेस से जुड़ा है तो मुझे बहुत उत्सुकता है कि एक इम्प गॉब्लिन का स्वाद कैसा होगा। डेकर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि जेकॉब की आवाज़ किसी शैतान जैसी लग रही थी। कमीने, तू मेरी तुलना मवेशियों से करने की हिम्मत करता है? क्या तुझे एक बुद्धिमान जीव को खाने के विचार से भी डर नहीं लगता? यहाँ तक कि मैं भी इतना नहीं गिरूंगा। जेकॉब ने बस हंसते हुए कहा, मैंने कहा ना, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। या तो मैं तुम्हें खा लूं या बाहर अपनी जान जोखिम में डालूं और भूख से मर जाऊं। इसके अलावा जब तक ये कोई इंसान नहीं है, मेरी नज़र में तुम एक बुद्धिमान ऊँट हो जिसे ज़रूरत पड़ने पर पानी या मांस के लिए काटा जा सकता है। डेकर को जेकॉब की आवाज़ में भावनाओं की कमी महसूस हुई और अचानक उसे अपनी कलाई पर एक ठंडी पकड़ महसूस हुई। जेकॉब की शैतानी आवाज़ फिर गूंजी, हालांकि मैंने अपनी पिछली ज़िंदगी में किसी इंसान को नहीं मारा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपनी मारने की इच्छा को दबाने के लिए जानवरों को नहीं काटा। चिंता मत करो, तुम खून की कमी से मर जाओगे बिना किसी दर्द के। जेकॉब ने डेकर की कलाइयों को एक अजीब और विकृत मुस्कान के साथ सहलाया। मैं इंसानी शरीर की हर एक नस को जानता हूँ और तुम्हारा शरीर भी इंसानों से ज़्यादा अलग नहीं है। बस मुझे ये नहीं पता कि मुझे इसकी लत लगेगी या नहीं। खैर, अब मुझे परवाह नहीं। जैसे ही जेकॉब की बर्फीली आवाज़ थमी, उसने वो स्कैल्पेल जैसा चाकू उठाया। तू मेरी तरह मरेगा, तुझे इन पहाड़ों में जिंदा खाया जाएगा, तेरी हड्डियां तक नहीं बचेंगी। डेकर पागलों की तरह श्राप देने लगा, क्योंकि वो हिल भी नहीं सकता था। डेकर मौत से नहीं डरता था, लेकिन अपने दुश्मन द्वारा खाए जाने के विचार से उसे घिन और नफरत हो रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जेकॉब इतना क्रूर हो सकता है। जेकॉब ने मजाक उड़ाते हुए कहा, यही तो वजह है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, और इसके लिए तुम खुद को जिम्मेदार मान सकते हो। दूसरों द्वारा जिंदा खाए जाने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम आज रात एक बढ़िया स्टू बनने वाले हो। जेकॉब ने सावधानी से डेकर की कलाई पर एक गहरा कट लगाया। लाल खून का फव्वारा फूट पड़ा। उसने कलाई को ठीक छेद के ऊपर रख दिया। जैसे ही जेकॉब ने कट लगाया, ये जानते हुए कि वो डेकर को मारने वाला है, उसे पूरे शरीर में एक आनंदमयी ठंडक महसूस हुई। उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो एक्साइटमेंट में कांपने लगा। उसकी सांसें भारी हो गईं। हिलो मत। जेकॉब ने देखा कि डेकर फिर से संघर्ष करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वो डेकर की दूसरी कलाई की तरफ बढ़ा और वहां भी एक गहरा कट लगाकर उसे छेद पर रख दिया। वो बिल्कुल एक सीरियल किलर जैसा लग रहा था, जिसने ये काम कई बार किया हो। चेहरे पर वही सदी हुई विकृत और संतुष्ट मुस्कान थी। कमीने, तू कभी भी कर्मा से नहीं बच पाएगा। एक दिन कोई तेरे साथ इससे भी बुरा करेगा। डेकर लगातार बड़बड़ाता रहा, जबकि उसका शरीर और दिमाग सुन्न होता जा रहा था।
वो जानता था कि आज उसका अंत है और वो किसी का डिनर बनने वाला है। उसे नफरत हो रही थी, लेकिन अफसोस वो कुछ नहीं कर सकता था। जेकॉब ने डेकर के श्रापों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया और शांति से कुर्सी पर बैठ गया। वो कंटेनर में बहते हुए डेकर के खून को खुशी से देख रहा था। धीरे धीरे कंटेनर्स भरने लगे और डेकर की आवाज़ धुंधली होती गई। 10 मिनट बाद डेकर बेहोश होने के करीब था और बड़बड़ा रहा था, तुम एक शैतान हो। 1 मिनट और बीता और डेकर की आवाज़ पूरी तरह खामोश हो गई। उसके खून का बहाव भी धीमा हो गया। जेकॉब ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे डेकर के आखिरी शब्द याद आए और उसे ये जानकर गहरी संतुष्टि महसूस हुई कि उसने अपने सबसे नफरत भरे एडवर्सरी को अपने हाथों से मारा। जेकॉब की आंखें खुलीं और उनमें से वो अंधेरा गायब हो चुका था। उसने सांस छोड़ी। जैसा मैंने सोचा था, उसे मारते वक्त मुझे सिर्फ एक्साइटमेंट महसूस हुई और मैं इसे फिर से अनुभव करना चाहता हूँ। अगर मैं रुका नहीं तो मैं खुद को कभी नहीं रोक पाऊंगा। अगले ही पल जेकॉब ने एक ठंडी मुस्कान दी, अपने मकसद को पाने के लिए कुछ भी करूंगा। अब तुम्हें तुम्हारी इस दुर्दशा से आज़ाद करने का वक्त आ गया है। जेकॉब फिर से खड़ा हुआ और इस बार उसने बिना किसी हिचकिचाहट के डेकर का गला रेत दिया और खून मेज पर बहने लगा, उन 2 सुराखों की तरफ। इसके साथ ही डेकर, वो पहला शख्स जिसे जेकॉब ने पुनर्जन्म के बाद देखा था, आखिरकार जेकॉब के हाथों मारा गया। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो द लिट नेस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना।